हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे, क्या ऑब्जर्व किए थे, उस बेसिस पे क्या क्या डिसीजन लिए थे। तो एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट का बेसिस पे रदरफोर्ड को नोबेल मिला था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो को एंजॉय करेंगे और ये हमारा इन टोटल 58th वीडियो है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाया था जो कि आप YouTube का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे। इसका नाम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्यों है? तो दोस्तों, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हम थोड़ी एटॉमिक मॉडल का जो हिस्ट्री है ना उसको देख लेते। तो इसलिए पहला जो नाम आता है इस बारे में वो है डाल्टन। तो साइंटिस्ट डाल्टन ने पहला एटॉमिक मॉडल के बारे में बात किए थे जो कि 1800 के आसपास टाइम था। तो उन्होंने बोला था कि आप अगर कोई भी मैटर को ले लीजिए और उसको छोटी छोटी टुकड़े में डिवाइड कीजिए तो आपको बहुत छोटा एक पार्टिकल मिलेगा। तो उसको उन्होंने एटॉम की तरह नाम दिए थे। तो उसके बाद आए थे थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो कि प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है। और इस मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन उनका डिस्कवरी के बाद उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया जो 1900 के आसपास। तो देखिए, डाल्टन और थॉमसन दोनों का बीच में जो टाइम का गैप है वो अराउंड 100 ईयर्स। इसके बाद थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो बहुत कुछ फिनोमेना, बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक एटॉम का एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो तब क्या हुआ, तब रदरफोर्ड उसका अपना मॉडल दिया। तो ये मॉडल किस बेसिस पे दिया? तो रदरफोर्ड अपना मॉडल बनाने से पहले वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है। उसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोला जाता है क्योंकि इसमें गोल्ड का फॉयल लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हम थोड़ी देर बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो रदरफोर्ड को भी नोबेल मिला था जो कि 1908 में था। लेकिन दोस्तों, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो भी कंप्लीट परफेक्ट नहीं था। तो उसके बाद साइंटिस्ट नील्स बोर एक मॉडल दिया जो कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 1962 के आसपास है। तो उनको भी नोबेल मिला। तो नील्स बोर का मॉडल के बारे में तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एंड में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। हम मेनली रदरफोर्ड का मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है उसको हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का क्या क्या चीज उन्होंने लिए थे। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली गोल्ड फॉयल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गोल्ड का एक थीन फॉयल बनाया था। तो उसके लिए उन्होंने गोल्ड का टुकड़े लिए थे और उस टुकड़े को पतला फॉयल में उन्होंने कन्वर्ट किए थे। तो उसका बहुत सारा मैकेनिज्म होता है। तो वो देखने में किस तरह है, इस तरह आपको दिख रहा है ना। एक गोल्ड का एक छोटा बार है, ब्रिक्स है, और एक गोल्ड का एक फॉयल है। हालांकि ये दिखने में फॉयल की तरह तो है नहीं, प्लेट है, क्योंकि बहुत ज्यादा पतला बनाऊंगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इस तरह बनाया। तो ये जो गोल्ड फॉयल है ये कितनी मोटा है, आप अगर ये देखेंगे तो आपका सर का जो बाल होता है ना, एक बाल को अगर लेके आप देखेंगे तो इतनी पतला होता है। तो उतना ही पतला ये गोल्ड फॉयल है। अगर उसको आप एटॉम से देखेंगे तो उसका अराउंड 1000 एटॉम का लेयर है। मतलब उसका एक के ऊपर चादर की तरह, एक एटॉम का चादर है, दूसरी एटॉम का चादर है, उस तरह बिछा हुआ है। तो 1000 एटॉम से एक गोल्ड फॉयल बना हुआ था, इतना पतला था। ठीक है, अगर आप एटॉमिक लेवल पे देखेंगे तो किस तरह एटॉम रहता है, इस तरह एक के ऊपर एक एटॉम छोटी छोटी बॉल के तरह ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और उसके साथ ये एक ही लाइन रहेगा क्या? ऐसा नहीं है, और भी लाइन रहेगा। यहाँ पे आप देखिए, एक के बाद एक, लाइन के बाद लाइन, ये एटॉम अरेंज रहता है और उसी तरह एक मैटर बनता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे हो तो ये गोल्ड फॉयल है। तो इस फॉयल को अगर मैं एग्जैक्ट फॉयल में देखूंगा तो पीछे का प्लेट को मैं हटा देता हूँ। तब देखिए, ये देख रहे हो ना, जो एक एटॉम का एक एरे है, एक चादर है, इस तरह चादर का आप 1000 अगर बिछा दोगे तो रदरफोर्ड का थीन गोल्ड फॉयल बनेगा। लेकिन दोस्तों, आपको देख के लगेगा ये तो काफी मोटा है, लेकिन दोस्तों ये मोटा होता नहीं, आपको आंखों से दिखेगा नहीं। मैं तो आपको दिखाने के लिए बनाया इतनी मोटा, अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा पतला, आपको दिखेगा ही नहीं तो आप क्या देखोगे। तो इसलिए आप ऐसे समझिए कि इसको बस समझाने के पर्पस में मैंने बनाया। इतना मोटा होता नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप देखोगे नहीं तो मैं समझाऊंगा कैसे। तो एक हो गया, तो उन्होंने थीन गोल्ड फॉयल लिया। दूसरा चीज क्या लिया? अल्फा पार्टिकल सोर्स,
जिसको अल्फा गन बोला जाता है। गन मतलब बंदूक, अल्फा पार्टिकल का बंदूक लिए थे। तो ये अल्फा पार्टिकल होता क्या दोस्तों? अल्फा पार्टिकल बेसिकली एक हीलियम और एटम होता है। आप अगर हीलियम के देखेंगे, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हाइड्रोजन रहता है और उसके बाद हीलियम रहता है। तो हीलियम में क्या होता है? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हीलियम का अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे तो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 4 और उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा +2+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल लिए हो। तो उसको एटॉम को अगर देखेंगे ना तो सेंटर में इस तरफ 2 पॉजिटिव होगा और 2 न्यूट्रल होगा। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन और ये 0 मतलब न्यूट्रॉन। और साइड में ये जो ऑर्बिट था वो ऑर्बिट में तो कुछ हुआ है नहीं, तो यही हो गया हीलियम। तो ये होता है हीलियम का 2+ आयन, ठीक है, जिसको अल्फा भी कहता है। इसको याद रखिए, अल्फा मतलब और कुछ नहीं है, हीलियम का 2+ आयन। तो इसका एक सोर्स बनाया था, गन बनाया था। तो इस तरह गन है जिससे वो हीलियम का एक के बाद एक निकालते रहेगा। तो इस तरह हीलियम सोर्स बनाए थे। अब हीलियम सोर्स क्यों बनाए थे दोस्तों? उसका पीछे भी एक कारण है। हीलियम को अगर देखेंगे ना तो काफी हैवी है। किसके हिसाब से? प्रोटॉन के हिसाब से। प्रोटॉन मतलब क्या है? एक पॉजिटिव है ना, ये हो गया प्रोटॉन। और अगर आप हीलियम को देखेंगे तो मैंने क्या बोला, हीलियम में दोनों प्लस होता है और दोनों न्यूट्रल होता है, ये हो गया हीलियम। तो आप हीलियम को देखिए या आप इसको अल्फा बोलिए, जो भी बोलिए। तो ये दोनों का बीच में देखिए, इसका अगर मास, एटॉमिक मास ऑन होगा तो इसका 4 होगा, तो ये काफी हेवी है। तो हम भी यही तो कहा कि प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल काफी भारी है। प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल का वेट थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ी इस तरह देखें, ये हो गया प्रोटॉन। तो ये छोटा बॉल की तरह, इसके बेसिस पे अगर मैं अल्फा पार्टिकल को बनाऊं तो किस तरह होगा? अब इसको देखिए, ये लगभग 4 गुना है, ये इसी तरह बनाया गया है, ठीक है। ये 4 गुना है। दोनों का वेट तो हमें पता है, लेकिन अगर चार्ज देखेंगे तो क्या होगा? दोनों पॉजिटिव है, ये 1+ है और ये 2+ है। तो दोनों का बीच में ये जो पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव को रिपील करता है। ये इसको इधर धक्का देगा और ये वाला इसको इधर धक्का देगा, एक दूसरे को भाग आएगा, है ना, पास आएगा नहीं। तो ये दोनों का बीच में भी ऐसा ही रिलेशन है। तो अगर मैं बंदूक के तरह ये हीलियम पार्टिकल को इस तरह शूट करूं तो क्या होगा दोस्तों? ये देखने वाली चीज है। ये काफी हैवी है। तो देखिए, ये इधर से आएगा तो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन फिक्स है, प्रोटॉन हिलेगा नहीं, ठीक है। देखिए, अल्फा पार्टिकल को जब मैं शूट करता हूँ तब वो इस तरह बेंड हो जाता है, उसका दूसरा रास्ता से चला जाता है, सीधा जा नहीं पाता, क्योंकि प्रोटॉन उसको धक्का देके इधर घुमा देता है। तो ये होती है डिफ्लेक्शन। एक पॉजिटिव जब एक पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करता है तो इस तरह एक एंगल में डिफ्लेक्ट होता है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसको सीधा जाना था, इस तरह, है ना। तो सीधा जाने के जगह वो अभी इस तरह गया, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया ना। ये एंगल कितना होगा? मान लीजिए कुछ ना कुछ होगा, 45 डिग्री होगा, इस तरह बस मान लीजिए। तो इस तरह कुछ भी एंगल में वो बेंड हो सकता है। तो ये चीज को, ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। आगे जाके हम जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट को एनिमेट करके दिखाएंगे, ये जो एंगल में घूम रहा है ये चीज हमारा काम पे आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसके बाद रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए उसको किस तरह देखा जाए। तो हमारा जो पुराना गोल्ड फॉयल था वो हमने ले लिया। गोल्ड फॉयल के अलावा और क्या था? अल्फा पार्टिकल सोर्स, अल्फा गन जिसको बोला जाता है। तो एक अल्फा गन ले लिया, गोल्ड फॉयल का सामने अल्फा गन रख दिया। और एक चीज लेंगे जो कि फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है दोस्तों? शायद आप लोगों ने अभी देखे नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो जमाना है वो मोबाइल कंप्यूटर का जमाना है। तो आप लोग हमेशा डिजिटल कैमरा देखते हो ना। तो दोस्तों, आज से अगर आप 10 साल पीछे चले जाओगे तो तब एक कैमरा होता था जो कि आपको इंटरनेट में मिलेगा। तो वो कैमरा फिल्म से चलता था, उसमें जो फोटो आता था ना वो तुरंत आपको नहीं मिलेगा। वो आप फोटो खींचो, उसके बाद वॉश कराना होता था, उसके बाद आपको फोटो मिलता था। तो उसमें एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा हुआ था, प्लेट लगा हुआ होता था। तो ये था वो चीज, क्योंकि आप सोच सकते हो रदरफोर्ड का जमाना हो तो 1800 के आसपास है। तो उस टाइम तो आपको ये सब डिजिटल अब भूल ही जाइए, कुछ था ही नहीं, नाम ही नहीं जानते थे उन लोग। तो फोटोग्राफिक प्लेट यूज करते थे। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जब कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कुछ पड़ेगा ना तो उसमें फोटो खींच जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है।
और इसको डार्क रूम में रखा जाता है जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, अंधेरा है, उस तरह रूम पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, तो हालांकि हमारा बैकग्राउंड भी डार्क है, इट्स ओके। तो यहाँ पे अल्फा गन है, तो ये अल्फा गन का क्या काम है, यहाँ से वो सीधा अगर मैं शूट करूँ, अल्फा पार्टिकल शूट करूँ बंदूक की तरह, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, गोल्ड फॉयल के ऊपर टकराएगा। अब गोल्ड फॉयल में टकराने के बाद क्या क्या होता है वही देखने वाली चीज है, वही तो एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड ने वही देखे थे। जब बहुत सारा अल्फा पार्टिकल यहाँ पे मैं बंदूक की तरह शूट कर रहा हूँ, तब कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा बेंड हो जाएगा, कुछ अल्फा पार्टिकल घूम के उल्टा तरफ आ जाएगा। तो चलिए हम देखते, ये हो गया हमारा रेफरेंस लाइन। इस लाइन के बराबर हम शूट करेंगे। तो अगर मैं शूट करता हूँ, देखिए अल्फा पार्टिकल शूट होना स्टार्ट हो गया, एक के बाद एक अल्फा पार्टिकल शूट कर रहा हूँ। अब इसके साथ हो क्या रहा है, ऑब्जर्वेशन में रदरफोर्ड ने क्या क्या देखे थे वो हम देखेंगे। उन्होंने जो मेजर ऑब्जर्वेशन किए थे, तो उसमें पहला ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखे थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू, मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल एक गोल्ड फॉयल के अंदर से क्रॉस करके और निकाल जाते हैं, निकाल जाके सीधा वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गिरता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, एक के बाद एक ही जगह पे गिर रहा है, एक ही जगह पे गिर रहा है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल में कुछ असर ही नहीं आ रहा है गोल्ड फॉयल के लिए। तो मतलब गोल्ड फॉयल के अंदर कुछ खाली जगह है, उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल जा रहा है। अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए, धक्का देने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। और ये कितना अल्फा पार्टिकल होता है, ज्यादा से ज्यादा। अगर मान लो कि मैं 1000 करता हूं तो 999 अल्फा पार्टिकल इस तरह निकाल जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे खत्म नहीं होता है, उन्होंने और एक चीज ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं छोटी सी एंगल से, जिस तरह आप यहाँ पे देखोगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल आया, ये पहला जो सीधा जाने की जगह थोड़ी घूम गया। अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसका जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, यहाँ पे होता है, तो यहाँ से जो आया ये इस तरह आया, तो यहाँ पे एक एंगल बना, तो कुछ एंगल में जा रहा है। इस तरह और भी उल्टा तरफ भी है, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, चारों तरफ इस तरह कुछ एंगल में जा रहा है। तो इसका पीछे क्या कारण है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि आप याद रखिए, पॉजिटिव जब पॉजिटिव के आसपास से जाते हैं तो उसको धक्का देके घुमा देते है ना, यही हो रहा है। क्योंकि ये सब एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव है, और यह तो अल्फा गन अल्फा पार्टिकल छोड़ ही रहा है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल जब अंदर का पॉजिटिव पार्टिकल के पास होके जा रहा है तब वो घूम जा रहा है सीधा रास्ता से। ठीक है, ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन है। अब दोस्तों यही खत्म नहीं होता है, और एक ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने देखा अगर 12,000 आप अल्फा पार्टिकल शूट कीजिए तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल सीधा घूम के 180 डिग्री एंगल में घूम के उल्टा तरफ आ जाता है। उल्टा तरफ मतलब कि अल्फा गन के तरफ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए एक पार्टिकल जो ब्रॉन्ज कलर का है वो घूम के आ रहा है। इसका कलर ब्रॉन्ज क्यों है दोस्तों, वो कुछ कारण नहीं है, मैंने ऐसा ही दिखाया आपको दिखाने के लिए कि आप अलग से इसको पहचानो। अदरवाइज ये भी अल्फा पार्टिकल ही है। ठीक है, तो इस तरह वो घूम के आ रहा है। अब देख रहे हो बहुत ज्यादा पार्टिकल उल्टा तरफ जा रहा है, उससे ज्यादा बीच बीच में एक एक अल्फा पार्टिकल घूम के आ रहा है। तो आपका किताब के हिसाब से, एनसीईआरटी किताब के हिसाब से बोल रहा है 12,000 अल्फा पार्टिकल अगर आप शूट कीजिए तो उसमें से एक केवल घूम के आता है। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और यही चीज सारा एटॉमिक मॉडल को बदल देता है। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए रदरफोर्ड को एक्चुअली नोबेल प्राइज मिला। तो दोस्तों ये क्यों होता है, तो इस जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूजन लिए थे वो हम देखते चलिए। तो देखिए यहाँ पे पुराना सेटअप ही रिपीट हो रहा है। ऊपर हमारा तीनों ऑब्जर्वेशन नोट डाउन किया गया। अभी जो पहला ऑब्जर्वेशन है ना, जो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू, उसका बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन ले सकते। तो उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधा निकाल जाते, उनको कोई रोकने वाला है नहीं। तो इससे उन्होंने डिसाइड किया एक एटॉम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह खाली है। क्योंकि मान लीजिए कि ये आपका एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके बहुत ज्यादा दूर से एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखिए
इलेक्ट्रॉन तो काफी दूर से घूम रहा है और ये जो बीच वाला जगह है, इधर से अगर एक अल्फा पार्टिकल पास होता है तो इसको कौन रोकेगा, ये तो सीधा निकल जाएगा। इधर से जाता है, इधर से जाता है, इधर से जाता है, लेकिन जो एकदम साइड से जाएगा वही केवल घूमेगा, है ना। इस तरह देखिए एकदम पास होके जो जाएगा उसको थोड़ी धक्का लगेगा, उसलिए ये बेंड हो रहा है, तो बाकी तो सीधा निकल जाएगा। और वही चीज हो रहा है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल बिना ऑब्स्टैकल से सीधा निकल जा रहा है, बिना रुका हुआ, बिना धक्का लगा हुआ सीधा जाके गिर रहा है ये सेंटर पे। तो इसी ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि ज्यादा से ज्यादा जगह एक एटॉम के अंदर खाली है दोस्तों, और ये होता भी हो दोस्तों। बाद में ये चीज और प्रूव हो जाता है कि एक्चुअली खाली है। अभी दूसरा ऑब्जर्वेशन कि सम आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। अभी मैंने बताया, पिछले टाइम भी बताया क्यों घूमता है। एक पॉजिटिव जब दूसरा पॉजिटिव का एकदम साइड होके जाता है तो उसको थोड़ी वो धक्का लगाता है ना, इस तरह हल्का सा धक्का लगा के उसको घुमा देते। तो इसीलिए जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास होके जा रहा है तब उसको थोड़ी घुमा दे रहा है। अगर वो जो ज्यादा पास से जाता है तो उसको ज्यादा घुमा देते, थोड़ी सी पास से जाता है तो थोड़ी ही घुमाता है, इसलिए थोड़ी दूर दूर भी दिख रहा है आपको। ये जो है ना ज्यादा एंगल से घुमा, ये एकदम न्यूक्लियस का क्लोज होके गया, और ये जो है थोड़ी दूर होके गया, लेकिन इन्फ्लुएंस का अंदर है लेकिन थोड़ी सी दूर है, तो इसलिए ये होता है। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन लिया कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, माने खूब बहुत ही ज्यादा कम स्पेस, कम जगह लेके ये पॉजिटिव चार्जेस रहता है। और दोस्तों हमें बाद में पता रहता है कि एक्चुअली ये न्यूक्लियस में ही होता है पॉजिटिव चार्ज, ये हम देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा रहा तीसरा ऑब्जर्वेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अल्फा पार्टिकल अराउंड 12,000 से 20,000, कुछ बुक में 20,000 भी लिखा रहता है, ठीक है। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, थोड़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। जिसका बुक में जो लिखा हुआ है वो आप वही फॉलो कीजिएगा। तो लगभग 12,000 से एक अल्फा पार्टिकल घूम के आता है दोस्तों। इसका पीछे क्या कारण होता है, तो कारण रदरफोर्ड का कारण लिखने से पहले आप यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, थोड़ी पास होके जाएंगे तो घुमा देगा, ठीक है। लेकिन एकदम हेड ऑन कॉलिजन होगा तो एक के ऊपर दूसरा एकदम सीधा सर पे सर लगाएगा तो इसको सीधा उल्टा तरफ भेज देगा, है ना। वही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, ये ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बोलता है कि कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा जाके न्यूक्लियस पे धक्का लगाता है, और न्यूक्लियस में तो दोस्तों पॉजिटिव है, तो इसलिए जब एकदम हेड ऑन कॉलिजन होता है न्यूक्लियस के साथ तब वो घूम के रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है, उल्टा डायरेक्शन में आ जाता है। अगर साइड से टकराए तो वो निकाल जाता, थोड़ी एंगल में निकालता। इससे वो क्या बोल रहा है कि ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड मास आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम। मतलब क्या, एक बहुत बड़ा एटॉम के अंदर ये बहुत छोटी सी जगह में सारा मास मतलब वेट और पॉजिटिव चार्ज सारा इकट्ठा हुआ है बहुत छोटी जगह पे, तो इसीलिए ये चीज हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, जब ये पास से जाएगा तब वो निकल जाएगा, इधर से जाएगा निकल जाएगा, लेकिन जो एकदम क्लोज होके जाएगा वो थोड़ी घूम जाएगा। अगर नीचे से भी जाएगा थोड़ी घूम जाएगा, लेकिन जब वो सीधा जाएगा ना तब वो इस तरह घूम के आएगा। तो यहाँ पे आपको तीनों सिनारियो दिख रहा है। अगर न्यूक्लियस का थोड़ी बाहर से ज्यादा है तो निकल जाएगा, और वही जगह सबसे ज्यादा है खाली जगह। और पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है ना, जगह तो छोटी है, यहाँ पे दिख ही रहा है। तो इसलिए कुछ कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है, और सारा पॉजिटिव और उसका जो वेट है सारी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जमा हुआ है, इसलिए कभी कभार एक आध पार्टिकल सीधा जाके धक्का लगा के वो घूम के आ जाता है। तो ये हुआ तीनों कॉन्क्लूजन। अब एक कॉन्क्लूजन के बाद रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया, वो मॉडल को हम देखेंगे। उन्होंने न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस उसको भी कैलकुलेट किया। वो बोले कि एक एटॉम का जो टोटल रेडियस है उससे लगभग 1,00,000 टाइम्स लेस है, कम है। अगर उसको 1,00,000 डिवीजन कीजिए तो उसका एक डिवीजन, एक भाग केवल न्यूक्लियस का रेडियस है। 1,00,000 भाग का एक भाग, मतलब आप सोच सकते हो कितनी छोटी है एक एटॉम ही, तो आप इतनी छोटी है कि आप उसको आंख से देख नहीं सकते।
उसका भी 1 लाख डिवीजन का एक डिवीजन केवल न्यूक्लियस है, तो इतना ज्यादा छोटा है। अभी हम देखते कि रदरफोर्ड जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया वो किस तरह होता है। ये हो गया उनका न्यूक्लियस, बहुत छोटी जगह है। न्यूक्लियस का बाहर होगा इलेक्ट्रॉन, आपको जैसा ये दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का बीच में ये सब खाली जगह है, गैप है, सारे के सारे खाली जगह है। लेकिन इस तरह एक ही ऑर्बिट होता है, ऐसा तो नहीं है ना। और ये ऑर्बिट घूमेगा इस तरह, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। न्यूक्लियस भी हालांकि घूमता है, लेकिन वो रदरफोर्ड का मॉडल में न्यूक्लियस का जो सर्कुलेशन है, रिवोल्यूशन है, वो है नहीं, इसलिए मैं दिया नहीं। अभी देखिए ये तो एक ऑर्बिट हो गया, अगर इसके बाद और एक ऑर्बिट लगा दूंगा इस तरह, तो देखिए कितना बड़ा एटम हो गया दोनों में, तो ये भी घूमेगा ना। तो इस तरह सारे के सारा घूमता है। इस तरह अगर मैं और भी ऑर्बिट लगा दूं जो बड़ा बड़ा एटम होता है, तो कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा ना। इस तरह आप ऐसा घुमा दो, इतना बड़ा एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है ही कितना दोस्तों। इसीलिए तो सारा इधर से सीधा निकाल जाता है, सीधा निकाल जाता है ऊपर से नीचे से। केवल एक आध जो 5 से जाता है वो थोड़ी घूमता है, एक आध जो 5 से जाता है वो थोड़ी घूमता है, और एक आध जो सीधा जाके टकराता है वही फिर इस तरह घूम के आ जाता है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ से बहुत आसानी से मिल गया। अभी ये क्या वो दोस्तों फाइनल सॉल्यूशन है? नहीं, ये फाइनल नहीं है, इसका भी कुछ ड्रॉबैक्स है, मतलब कमियां है। अब वो कमियां क्या है हम वो देखते। पहला बात, फिजिक्स का एक रूल है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब लाइट का फॉर्म में वो एनर्जी छोड़ेगा। और एक चीज है कि इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों चार्ज पार्टिकल, मैंने क्या बोला, चार्ज पार्टिकल, ध्यान दीजिए, नॉर्मल पार्टिकल नहीं है। अगर एक बस एक्सीलरेशन में है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन एक चार्ज पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन अगर एक्सीलरेशन और डिसिलरेशन में है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, लाइट छोड़ेगा, उसका जो अपना एनर्जी वो थोड़ी थोड़ी कम होते जाएगा और वो छोड़ते जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हो कि एक एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों चार्ज पार्टिकल है। दूसरा चीज क्या, ये सर्कुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, ये जो सर्कुलर पाथ है, ये सर्कल को लेके वो घूम रहा है ना दोस्तों। एक चीज याद रखिएगा, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है ना, उसका एक एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड, सेंटर की तरफ, इस तरह। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, सारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है। अब दोस्तों सारे का सारा चीज मैच हो रहा है, चार्ज पार्टिकल भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो ये एनर्जी नहीं छोड़ेगा, ऑफ कोर्स एनर्जी छोड़ेगा। इस तरह वो एनर्जी लाइट के तरह छोड़ेगा। अब ये जो एनर्जी छोड़ेगा तो ये एनर्जी कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन का जो अपना एनर्जी है ना वो छोड़ देगा, मतलब अपना एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो उसका एनर्जी जब कम होगा, वो धीरे धीरे उसका जो रेडियस है, घूमने का जो पाथ है वो कम होगा। किस तरह, धीरे धीरे एनर्जी कम होगा और इस तरह छोटा रेडियस में वो घूमेगा, इस तरह घूमते घूमते वो इस तरह आके न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। तो इस तरह ये पाथ में आके वो न्यूक्लियस में आके गिरेगा, एनर्जी कम होने का साथ साथ। तो इसका मतलब सारा इलेक्ट्रॉन अगर जाके न्यूक्लियस में गिर गया तो ये तो एटम कहाँ रहा है, एटम है ही नहीं, सारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक जगह पे जमा हुआ है। इसका मतलब एटम नहीं रहेगा। तो अगर एटम नहीं रहेगा, कोई भी मैटर नहीं रहेगा, जो भी हम देखते हैं, तो मैटर विल नॉट एग्जिस्ट। लेकिन दोस्तों मैटर अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, पेन है, टेबल है, कोई भी चीज तो खत्म नहीं हो रहा है ना, सारा चीज एग्जिस्टेंस है। हमारा जो एक्सपीरियंस है उसे हम देखते हैं कि सारा चीज सही सलामत है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या, इसमें कुछ तो गलत है, कुछ तो प्रॉब्लम है, समथिंग इज रॉन्ग। तो ये जो समथिंग इज रॉन्ग में कह रहा हूं, इसको कौन ठीक किया, बाद में नील्स बोर, साइंटिस्ट नील्स बोर एक नया मॉडल देता है। हालांकि नया तो है नहीं, ये रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ी मॉडिफाई करते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, और वो कहते हैं कि नहीं, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन जब बीच में और कहीं होगा तो करेगा, लेकिन ये ऑर्बिट में नहीं करेगा। तो यही नील्स बोर
एक मैथमेटिकल फॉर्म में देते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में हायर स्टडीज में पढ़ाया जाता है। आप लोग भी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यही कुल मिला के रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आया। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किस तरह उन्होंने किया, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे तीनों, कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, कुछ कुछ बेंड होता है और बहुत सारा 12,000 से 20,000 का बीच में एक घूम के आता है। ये जो तीनों ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या क्या कॉन्क्लूजन लिया था और उस कॉन्क्लूजन का बेसिस पे जो एटॉमिक मॉडल दिया जो आपको यह दिख रहा है, ये चीज आपको समझ में आया। और इसका जो ड्रॉबैक्स है, इसमें क्या कमियां है वो भी आपको यहाँ पे पता है अभी। और ये कमियां को नील्स बोर ने किस तरह सॉल्यूशन किया वो अगर आप सीखना चाहते हो तो नील्स बोर का थ्योरी पढ़िए। आगे जाके मैं भी बोर मॉडल पे डिस्कस करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ आप अच्छी तरह सीख गए हो, आपको याद रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो वीडियो का नीचे कमेंट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।